बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे कर रहे हो ना? एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलें तो बेटा आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में थायराइड ग्लैंड के बारे में बात की थी और हमने थायराइड ग्लैंड की संरचना के बारे में बता दिया था। हमें आगे जो बात करनी है वो बात करनी है थायराइड ग्लैंड के बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, उसके कार्य के बारे में। मैं पिछले लेक्चर में आपसे बता चुका हूं कि थायराइड ग्रंथि में जो पुटिकीय कोशिकाएं होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है और थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड पुटिका की गुहा में निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है जो उन्हें रक्त से मिलता है। फिर मैंने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन के दो रूप होते हैं, एक होता है T4, दूसरा होता है T3। T4 का स्रावण होता है लगभग 80% और T3 का स्रावण जो होता है वो होता है लगभग 20%। मैंने बताया था आपसे कि T4 जो होता है वो T3 की तुलना में कम सक्रिय होता है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। बेटा थायरोक्सिन हार्मोन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आधारीय उपापचय दर का नियमन करता है। कैसे बच्चे? हमें एक दिन में लगभग नॉर्मली जीने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो मेरे शरीर में उपापचय क्रियाएं जो है उन उपापचय क्रियाओं की दर इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि मुझे एक दिन में सामान्यतः 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल सके। हाँ कि ना? तो इसका नियमन कौन करेगा? वो करेगा थायरोक्सिन। कैसे करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण जब भी ज्यादा होगा शरीर में उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ जाएगी। तो ये क्या काम करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये बॉडी में उपापचय आधारी उपापचय दर जिसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इन बीएमआर को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? इनको बढ़ाने का कार्य करता है। जब भी शरीर में बीएमआर बढ़ेगी तो फूड मटेरियल का ऑक्सीकरण क्या होगा? ज्यादा। तो हमने बोला जब भी बीएमआर बढ़ेगी तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो भोजन का ऑक्सीकरण क्या होगा बेटा? ज्यादा। जब भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट या ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो मैंने बोला कि यहां पे क्या होगा? ज्यादा हीट और मैं कहूं ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब ज्यादा हीट और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो मैंने कहा कि इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो था तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज। बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज। हां कि ना? तो ध्यान रखना जब भी कोई हमसे पूछे कि बताओ कौन सा हार्मोन है जो बॉडी के टेम्परेचर के नियमन के लिए जिम्मेदार है, तो वो भी कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। क्यों? क्योंकि ये शरीर की बीएमआर को बढ़ा के बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है और इस हार्मोन के ज्यादा स्रावण से खूब सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? कैलोरीजेनिक हार्मोन। तो जब भी कहे बताओ कौन से हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं तो आप कहोगे थायरोक्सिन हार्मोन को। क्यों? क्योंकि यह बीएमआर को बढ़ाता है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा होता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ज्यादा कैलोरीज उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको बोला कैलोरीजेनिक हार्मोन। चले भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरोक्सिन का दूसरा कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा कार्य है वो है बेटा आरबीसी का निर्माण। किसका निर्माण करता है ये? आरबीसी का निर्माण करता है।
चले, तो क्या थायरोक्सिन ही अकेला आरबीसी का निर्माण करता है? नहीं, और भी कई सारे हार्मोन हैं जो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने का काम करते हैं। कौन से? जैसे सबसे पहले हमने बोला हमारी जो किडनी है उसमें होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। तो किडनी की कौन सी सेल? किडनी की जेजी सेल्स। किडनी की जेजी सेल है, ये एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। किडनी का ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आता है किसके पास? इस लाल अस्थि मज्जा के पास, और इस लाल अस्थि मज्जा में करवाता है आरबीसी का निर्माण। तो कहने का मतलब लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण जो है वो सबसे मुख्य रूप से कौन से हार्मोन पर निर्भर करता है? वो करता है किडनी के हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन पे निर्भर करता है। इसके अलावा और भी दूसरे हार्मोन हैं जो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने का काम करते हैं। वो दूसरे हार्मोन कौन कौन से? चलिए हम बात करते हैं। और दूसरे हार्मोन में एक नाम अपने पास आ गया बेटा, थायरोक्सिन। एक नाम आ गया अपने पास, थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन भी लाल अस्थि मज्जा के पास जाता है और वहां जाके आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है। चले भैया, हाँ, उसके अलावा एक हार्मोन और है जिसको अपन बोलते हैं कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स से निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स से निकलता है। ये भी लाल अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है किसके निर्माण के लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। इसके अलावा एक और हार्मोन भी है जिसका नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन, ये एड्रिनलिन हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से निकलता है और ये भी लाल अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है किसके निर्माण के लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको अपन बोलते हैं बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये भी लाल अस्थि मज्जा के पास जाता है और इस लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को प्रेरित करता है आरबीसी के निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। तो मैं ये कहूं कि कुल मिला के अपने पास ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। और इन 5 में सबसे ज्यादा जरूरी हार्मोन कौन सा? किडनी का इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? चले, अभी हमने थोड़ी देर पहले उन हार्मोन की लिस्ट बना ली थी जो कि किडनी में वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन से, उनकी बैलेंसिंग से संबंधित थे। अब हमने उन हार्मोन्स की मोटी मोटी लिस्ट बना ली जो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? नेक्स्ट, अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन भोजन के, फूड मेटल के ऑक्सीकरण से भी संबंधित है। कैसे? यहां पे देखें तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब उनका संश्लेषण भी करवाता है और उनका विखंडन भी करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कौन करवाता है? वो करवाने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी ये सारे काम करवा रहा था और थायरोक्सिन हार्मोन भी ये सारे के सारे काम करवाता है। चले अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बोला ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये जल तथा विद्युत अपघट्यों का नियमन करता है। जल तथा विद्युत अपघट्यों का नियमन किसके अंदर करता है? किडनी के अंदर। ये किसका फंक्शन हुआ? ये अपने पास हुआ किडनी का फंक्शन।
किसका कार्य हुआ? किडनी का कार्य हुआ कि किडनी में ये जल तथा विद्युत अपघटे का अवशोषण करवा के शरीर की परासरणता को बनाए रखने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। अब सवाल अपने पास था कि सर क्या थायरोक्सिन हार्मोन अकेला ये सारे काम करता है? ना, और भी कई सारे हार्मोन हैं जो किडनी पे काम करते हैं और शरीर की परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सवाल थे वो कौन कौन से थे? देखिए बेटा, हमने माना हम बात कर रहे हैं किडनी के कार्य के बारे में और मेन काम था वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना। इनमें सबसे पहला नाम हमने पढ़ा, वो नाम हमने पढ़ा आपके सामने थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन किडनी में जाता है और किडनी में वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स के अवशोषण को प्रेरित करने का काम करता है। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? इसके अलावा हमने पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन पढ़ा था जिस हार्मोन का नाम था एडीएच। हमने बताया था ये एडीएच हार्मोन है, ये भी डीसीटी वाले भाग में वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करवाने के लिए उत्तरदायी है। चले भैया नेक्स्ट, तीसरा हार्मोन अपने पास है, तीसरा हार्मोन अपने पास है, उसको अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। आपको बता दूं कि ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, इसका स्रावण जो होता है, इसका स्रावण वो होता है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से। कौन से भाग से? कॉर्टेक्स भाग से। और ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन भी डीसीटी वाले भाग में मुख्यतः है, डीसीटी वाले भाग में तथा संग्रह नलिका वाले भाग में वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट के अवशोषण करवाने के लिए उत्तरदायी है। चले भैया, इसके अलावा और भी हार्मोन था, वो हार्मोन था अपने पास कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, ये कोर्टिसोल हार्मोन है, इसका स्रावण भी एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से होता है। और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन भी क्या काम करता है? ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन पीसीटी वाले भाग में ग्लूकोज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हार्मोन आगे पढ़ेंगे जिस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन, दैट इज पीटीएच। पैराथॉर्मोन, पीटीएच, ये हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन कैल्शियम आयन का अवशोषण करवाने के लिए उत्तरदायी है। किसका अवशोषण करवाने के लिए? ये कैल्शियम आयन का अवशोषण करवाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? पैराथॉर्मोन। चले भैया, तो हमने बोला ये मुख्यतः वो हार्मोन हमने लिए जो कि किडनी से संबंधित है, किडनी में वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के अवशोषण से संबंधित है। चले भैया, अगला कार्य देखते थायरोक्सिन का। अगला कार्य देखते, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये मासिक चक्र जो होता है उसका नियमन करता है। आपको पता है कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन भी कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब अगर किसी महिला में, अगर किसी वयस्क महिला में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो उसमें मासिक चक्र जो था वो क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। हमें पता है कि सामान्यतः महिला में हर महीने, हर 28 दिन में ये साइकिल पूरा होता है, लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रही तो ये जो चक्र था, ये चक्र उसमें 1.5-2 महीने में एक बार आने लगेगा, मतलब अनियमित हो जाएगा, वो मंथली नहीं आएगा। तो सवाल था कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित हार्मोन केवल थायरोक्सिन है कि और है? नहीं, थायरोक्सिन के अलावा भी और कई सारे हार्मोन हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली घटना से संबंधित है। अब सवाल था कि वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर उन हार्मोन की कमी या अधिकता हो गई तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में, मासिक चक्र जो होगा महिलाओं में, ये प्रभावित होगा। चले भैया देखिए,
बेटा इस संदर्भ में मैं बात करके चलूं तो सबसे पहला हार्मोन का तो नाम मेरे पास यहीं पे आ गया, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है। इसके अलावा FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल को विकसित करके उससे ग्राफियन फॉलिकल बढ़वा रहा था। वो हार्मोन कौन सा? वो हार्मोन अपने पास है FSH हार्मोन। चले नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करके चले LH हार्मोन, जो कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग करवाने का काम कर रहा था। अगर LH नहीं होगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन, इसके अलावा महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पीनियल ग्रंथि का हार्मोन था मेलेटोनिन हार्मोन। यह मेलेटोनिन हार्मोन भी महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन करता है। तो मतलब हुआ अपने पास कि मोटे मोटे ये 6 हार्मोन हैं जो कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर सकते हैं। चले भैया, हाँ कि ना? आखिरी और अंतिम कार्य बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं और डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, मैंने पहले आपको बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन का सहयोगी हार्मोन है। मतलब जब थायरोक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों साथ साथ होंगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्रिया को बढ़ाने का काम करेंगे और जिससे ये अपना 100% दे पाएंगे, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या था? शरीर में वृद्धि करना, और वो वृद्धि कब बढ़िया से करेगा? जब थायरोक्सिन होगा। तो कहने का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का भी शरीर की वृद्धि में कोई ना कोई तो रोल था, हाँ कि ना? क्या रोल था? देखो, हम बात कर रहे हैं कि शरीर की वृद्धि में अपने पास थायरोक्सिन का क्या रोल था। देखिएगा, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं शारीरिक वृद्धि में। बेटा, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो था, ये ग्रोथ हार्मोन की ही तरह हमारे शरीर में अस्थियों की लंबाई को बढ़वाने का काम करता है। पेशियां जो है, उन पेशियों को बढ़ाने का काम करता है, और शरीर के आंतरिक अंगों को भी बढ़ाने का, उनमें भी वृद्धि करवाने का काम करता है। मतलब जो व्यक्ति बड़ा होता जाता है, बच्चे से बड़ा होता जाता है, उसकी हड्डियों की लंबाई भी बढ़ती है, उसकी पेशियां भी बढ़ती है, और शरीर के जो आंतरिक अंग है उनमें भी वृद्धि होती है। चले भैया, दूसरा अपने पास है यहां पे, वो है मानसिक वृद्धि से संबंधित। आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन का मानसिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं था, जबकि याद रहे थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगर किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होगा, मतलब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, उसका IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होगा वो भी क्या होगा? कम। चलो भैया, हम आगे अंतिम देखना, लैंगिक वृद्धि। बेटा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो था, उस ग्रोथ हार्मोन का लैंगिक वृद्धि में बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, जबकि ध्यान रखना, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन ही हमारे में जननांगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जननांगों की वृद्धि कौन करवाता है? वो करवाता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो उसके जननांग जो होंगे वो जननांग अल्प विकसित होंगे और वो व्यक्ति नपुंसक होगा। मेरी बात क्लियर है? स्टेराइल होगा। चलो भैया, मैं आगे, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि अपने पास ये थायरोक्सिन जो था, ये थायरोक्सिन जननांगों की
वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये जो काम था पहले वाला, ये तो ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन दोनों का सेम सेम था, लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों के लिए कि कोई आदमी इंटेलिजेंट हो, उसका नर्वस सिस्टम विकसित हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार? थायरोक्सिन जिम्मेदार। कोई आदमी जो है उसके जननांग विकसित हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन जिम्मेवार। चलो मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पे हमने थायरोक्सिन हार्मोन के जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य थे वो पूरा कर लिया। अब हम इससे आगे मूव करते हैं, देखिएगा। अब अपने पास है कि थायराइड ग्रंथि के रोगों के बारे में बात करेंगे कि इस थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। चले भैया, हां कि ना? तो सबसे पहले बात करते हैं, वो बोलते हैं अल्प स्रावण हाइपोथायराइडिज्म। बेटा हाइपोथायराइडिज्म अपने पास है, वो कंडीशन है जब थायराइड ग्रंथि कम थायरोक्सिन का स्रावण करे। मतलब यहां पे क्या हुआ? यहां पे थायरोक्सिन स्रावण जो है, वो थायरोक्सिन स्रावण क्या हुआ? कम। तो जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होगा तो उसकी वजह से क्या क्या असामान्यता उत्पन्न होगी, कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। इस बारे में सबसे पहले अपने पॉइंट से शुरुआत की, वो है मेरे पास सिंपल गोइटर, जिसको अपन बोलते हैं गलगंड रोग। सिंपल गोइटर, जिसको हम बोलते हैं गलगंड रोग। बेटा मैं आपको बता दूं कि सिंपल गोइटर, ये गलगंड रोग जो होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। I2 मैंने बोल दिया, I2 का मतलब आयोडीन। तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कमी से मतलब अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? सिंपल गोइटर हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गलगंड रोग। तो ये किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी हुई तो कम थायरोक्सिन का निर्माण हुआ, तो हमने बोला इसकी वजह से क्या हुआ? कम थायरोक्सिन का निर्माण हुआ। इसकी वजह से कम थायरोक्सिन का निर्माण हुआ। चले, अब सवाल था कि सर ये आयोडीन जो थी इसकी कमी से हुआ, लेकिन हम तो नमक वगैरह में भोजन साथ खूब सारी आयोडीन लेते हैं। हाँ, जब आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में आयोडीन जाएगी तो नॉर्मल थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उन स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है। इसी वजह से उनके शरीर में थायरोक्सिन की क्या हो गया? कम निर्माण हुआ। थायरोक्सिन का क्या हुआ? कम निर्माण हुआ। और वो थायरोक्सिन के कम निर्माण की वजह से उनकी ये थायराइड ग्रंथि जो थी ये फूल गई। थायराइड ग्रंथि क्या हो गई? फूल गई। थायराइड ग्रंथि वाले भाग में, इस गर्दन वाले भाग में सूजन आ गई, जिसको हमने बोल दिया गलगंड रोग। सामान्यतः कहां होता है? सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में पाया जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें गर्दन वाला भाग, ये ग्रीवा वाला भाग, ये थायराइड ग्रंथि जो थी इसमें आ गई स्वेलिंग आ गई या फूल गई, इसीलिए इस बीमारी को क्या बोल दिया? गलगंड रोग। अब सवाल था सर आप ये बताइए क्या इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट है? भैया बिल्कुल ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम क्या थी? भोजन में आयोडीन की कमी। अगर हम आयोडीन युक्त भोजन लेंगे तो आयोडीन युक्त भोजन मिलेगा तो दोबारा से थायरोक्सिन का निर्माण क्या हो जाएगा? सामान्य। और थायरोक्सिन का निर्माण सामान्य होते ही धीरे धीरे ये जो गर्दन में सूजन आ गया था, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गया था, वो दोबारा से क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका
इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है आयोडीन I2 युक्त भोजन। आयोडीन युक्त भोजन इस बीमारी का निवारण है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, दूसरी जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली असामान्यता है उसको बोलते हैं थायराइड वामनता या क्रेटिनिज्म। थायराइड वामनता या क्रेटिनिज्म। वामनता वर्ड का मतलब होता है बोनापन, कि थायराइड की वजह से जो बोनापन हुआ उसको बोला थायराइड बोनापन। अब सवाल था कि यह अवस्था क्यों आई? बच्चे देखिए, माना हमने कि मां जो है उस मां के शरीर में गर्भकाल के दौरान थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, इसलिए मैंने पहली कंडीशन लिखी कि प्रेगनेंसी के समय माता में थायरोक्सिन की क्या है? कमी। जब माता के शरीर में ही प्रेगनेंसी के समय थायरोक्सिन की कमी थी तो जो भ्रूण जिसका विकास माता के गर्भाशय में हो रहा है वो क्या होगा? वो भ्रूण जो होगा वो असामान्य विकसित होगा, मैं कहूं अल्प विकसित होगा। इसलिए बोला कि भ्रूण असामान्य, भ्रूण में क्या हुआ? असामान्य विकास तथा वृद्धि हुई। तो जब भ्रूण में ही वृद्धि गलत हुई तो बच्चा भी क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। हाँ कि ना? दूसरी कंडीशन थी कि मां में तो नॉर्मल था, लेकिन जो ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा बाल्यावस्था में था तो बाल्यावस्था में बच्चे के शरीर में थायरोक्सिन का स्रावण कम हुआ। जब बच्चे के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होगा तब भी बच्चे के शरीर का विकास और वृद्धि क्या होगी? असामान्य होगी। और इन दोनों ही अवस्थाओं में जब शरीर का विकास तथा वृद्धि असामान्य होगी तो इन दोनों ही अवस्था में कौन सी कंडीशन आएगी? वो आएगी क्रेटिनिज्म वाली अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी? क्रेटिनिज्म वाली अवस्था। अब सवाल था कि सर ये क्रेटिनिज्म अवस्था तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस क्रेटिनिज्म वाली अवस्था के लक्षण क्या होंगे? चलिए मैं इसके लक्षण के बारे में बात करता हूं कि क्रेटिनिज्म के लक्षण क्या है। बेटा, क्रेटिनिज्म में सबसे पहले हमने बोला कि पर्सन जो होगा वो फिजिकली वो होगा एबनॉर्मल। क्रेटिनिज्म के लक्षण क्या था? फिजिकली एबनॉर्मल। मतलब ये कि मैंने कहा था कि ग्रोथ हार्मोन तथा थायरोक्सिन हार्मोन दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या है? सहयोगी। अब इनमें ग्रोथ हार्मोन की मात्रा तो सही है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होगी तो ग्रोथ हार्मोन की क्रियाशीलता भी होगी कम। जब ग्रोथ हार्मोन की क्रियाशीलता कम होगी तो व्यक्ति के शरीर की वृद्धि क्या होगी? कम। और जब वृद्धि कम होगी तो क्या रह गया? बोनापन। तो मैंने बोला फिजिकली होगा एबनॉर्मल। मैंने बोला इसमें क्या आया? इसमें आया बोनापन, जिसको आप बोलते हो थायराइड बोनापन। पहला काम। दूसरा, बेटा ये पर्सन जो होगा ये मेंटली जो है, मेंटली भी कैसा होगा? एबनॉर्मल। मेंटली भी कैसा होगा? एबनॉर्मल। मतलब मैंने अभी बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जब किसी व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था उसका विकास भी क्या होगा? कम। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग 80% 90% जो ब्रेन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसका विकास 5-6 साल की उम्र तक हो जाता है। तो कहने का मतलब जब बच्चे में ही थायरोक्सिन की कमी थी तो उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास भी हुआ कम, इसलिए वो बच्चा हुआ मानसिक विक्षिप्त। मैंने बोला वो कैसा हुआ? वो अपने पास हुआ मानसिक विक्षिप्तता। जब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो बताओ उसका आईक्यू जो होगा वो आईक्यू क्या होगा? बेटा आईक्यू भी होगा कम।
इंटेलिजेंसी क्वोशेंट जो हुआ वो भी क्या हुआ, कम। तीसरी बात मैंने कहा वो पर्सन जो था वो सेक्सुअली भी क्या हुआ, एबनॉर्मल। ऐसा क्यों बोला बेटा? ऐसा इसलिए मैंने कहा आपसे कि वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति में थायरोक्सिन की क्या है, कमी। और मैंने कहा कि थायरोक्सिन हार्मोन जननांगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो जब उस व्यक्ति में थायरोक्सिन की कमी है तो उसके जननांग क्या होंगे, अल्प विकसित। और वो क्या हुआ, सेक्सुअली एबनॉर्मल। मतलब वो कैसा हुआ, वो अपने पास हुआ स्टीराइल। कैसा होगा, स्टीराइल, हाँ कि ना। चौथी बात, वो जो पर्सन होगा उसकी त्वचा जो होगी वो त्वचा बहुत ही खुरदरी होगी। कैसी होगी, खुरदरी। तो मैं कहूं कि उसकी क्या होगी, असामान्य त्वचा। उसकी त्वचा कैसी होगी, असामान्य होगी। इसके अलावा वो कैसा होगा, वो अपने पास होगा डेफ एंड म्यूटिज्म। डेफ एंड म्यूटिज्म मतलब डेफनेस का मतलब उसमें हल्का सा बहरापन होगा, एंड म्यूटिज्म वो बोलने में परेशानी करेगा। मैंने बोला कि इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ बहरापन तथा गूंगापन, डमनेस। यस की नो। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके लक्षण है, ये थायराइड ग्रंथि की वजह से जो बोनापन आया, या मैं कहूं जो क्रेटिनिज्म वाली अवस्था आई, उस क्रेटिनिज्म वाली अवस्था के लक्षण है। इनके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति में क्रेटिनिज्म है। जबकि ध्यान रखना कि बोनापन जो था वो बोनापन तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी आया था, जैसे जिसको बोला था सर्कस के मिजेट्स। ध्यान रखना, सर्कस का मिजेट्स था वो फिजिकली कैसा था, नॉर्मल कि एबनॉर्मल। वो पर्सन जो था वो फिजिकली नॉर्मल था कि एबनॉर्मल। वो पर्सन जो था वो फिजिकली एबनॉर्मल था। मतलब उसकी बॉडी का साइज जो था वो साइज कैसा था, छोटा था। बस बॉडी के ऑर्गन्स क्या थे, छोटे थे, लेकिन शरीर के अंग सारे के सारे सही काम कर रहे थे। इस वाली अवस्था में ये पर्सन फिजिकली कैसा है, एबनॉर्मल। मतलब शरीर का आकार तो छोटा है ही, लेकिन उसके शरीर के अंगों का जो विकास हुआ है वो भी कैसा है, वो कम विकास हुआ है। मतलब फिजिकली कैसा हुआ, ये एबनॉर्मल। मिजेट्स जो था वो फिजिकली कैसा था, नॉर्मल। मतलब शरीर के अंग जो थे वो केवल छोटे थे लेकिन सही से फंक्शन कर रहे थे, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं था। केवल डिफेक्ट किसमें था कि उसका भाई साइज छोटा रह गया था। यहां पे साइज छोटा है लेकिन अंगों का परिवर्धन जो है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। पहली बात, वो जो बीजेट था सर्कस वाला वो मेंटली कैसा था, नॉर्मल। सोचने समझने की ताकत बहुत बढ़िया थी, जबकि ये कैसा है, एबनॉर्मल। वो जो मीजेट था वो मीजेट सेक्सुअली कैसा था, नॉर्मल। मतलब वो फर्टाइल था, रिप्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन उसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन थोड़ी देरी से आ रहा था। जबकि ये जो क्रेटिनिज्म वाली अवस्था है इसमें ये जो पर्सन होता है ये सेक्सुअली एबनॉर्मल है। मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये कैसा है, स्टीराइल है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि कोई बोना व्यक्ति जो है उसमें बोनापन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से बोनापन है तो उस अवस्था को बोलते हैं एटिलियोसिस। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बोनापन है तो उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो मैं अगर आगे बढ़ते देखिएगा। अगला है थायराइड मिक्सोडेमा या गॉल्स डिजीज। बेटा ये जो बीमारी है ये वयस्क अवस्था में दिखाई देती है। वयस्क अवस्था में कब, जब वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन जो था उसका स्रावण क्या होगा, कम। हमने बोला वयस्क अवस्था में
ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम हुआ। आपको पता है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होगा तो थायरोक्सिन की वजह से होने वाले सारे ही काम क्या होंगे? कम। कैसे? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम हुआ तो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट जो थी, बीएमआर जो थी, वो बीएमआर भी क्या होगी? कम। हाँ कि ना? चलो आगे। जब शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गई तो फूड मेटेरियल का ऑक्सीडेशन क्या हुआ? कम। तो ऊर्जा उत्पन्न हुई कम, तो शरीर में ऊर्जा की क्या हुई? कमी। इसलिए मैंने बोला अलर्टनेस जो थी वो अलर्टनेस भी क्या हुई? कम। अलर्टनेस भी क्या हुई? कम। नेक्स्ट, जब शरीर में कम ऊर्जा उत्पन्न हुई, कम हीट उत्पन्न हुई, तो बॉडी का टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम। टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम। हाँ कि ना? जब हमने कहा कि शरीर में कम ऊर्जा उत्पन्न हुई तो पर्सन में क्या आई? वीकनेस। पर्सन में क्या आई? वीकनेस। जब हमने कहा कि भोजन का ऑक्सीकरण ही कम हो रहा है तो लगातार हम जो खाना खा रहे हैं वो शरीर में क्या हो रहा है? संग्रहित। इसलिए हमने कहा कि बॉडी का वेट जो था वो बॉडी का वेट क्या होगा? इंक्रीज, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे किसमें? थायराइड मिक्सडेमा वाले केस में। चलो भैया हम आगे अंतिम प्रॉब्लम सुनना। अंतिम प्रॉब्लम सुनना, ये मेरे पास है हाशिमोटो रोग। आपको बता दूं कि आपने टर्म पढ़ी होगी। टर्म क्या पढ़ी थी? टर्म आपने पढ़ी थी डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ी होगी या पढ़ोगे। वो टर्म है मेरे पास स्व प्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कई बार हमारे ही शरीर के अंग के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स दे देता है, तो उसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षित रोग। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने थायराइड ग्रंथि के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स दे दिया, एंटीबॉडी बना दिया, जिससे थायराइड ग्रंथि क्या हो गई? नष्ट। हमने बोला कि जब ये थायराइड ग्रंथि जो थी रोग है, इसमें क्या हुआ? इसमें थायराइड ग्लैंड जो हुई वो हो गई बेटा नष्ट। क्या हो गई? थायराइड ग्रंथि होगी नष्ट। जब थायराइड ग्रंथि ही नष्ट हो गई तो अब थायरोक्सिन कौन बनाएगा? कोई भी बनाने वाला नहीं है। इसीलिए थायरोक्सिन स्रावण जो था वो भी क्या हो गया बेटा? कम। तो ध्यान रखना, हाशिमोटो नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी थायराइड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है या इम्यून रेस्पॉन्स दे देता है तो उससे थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो मतलब ये हाशिमोटो रोग है, ये भी एक थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावण का कारण है। चलो भाई मैं आगे। यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? चलो मैं आगे। देखें बेटा, आगे अपन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अतिस्रावण, हाइपर थायराइडिज्म। अतिस्रावण का मतलब किसका अतिस्रावण होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का। मैंने बोला कि यहां पे हम बात करेंगे, वो बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा। वो क्या होगा? ज्यादा। अब सवाल था कि सर थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ज्यादा कब हो? बेटा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण तो ज्यादा तब हो जब थायराइड ग्रंथि में फॉलिक्यूलर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए। जब थायराइड ग्रंथि में फॉलिक्यूलर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, या मैं कहूं उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए जो कि थायरोक्सिन का स्रावण कर रही थी। वो कौन सी थी? फॉलिक्यूलर कोशिकाएं। तो अपने पास क्या होगा? उस अवस्था में अपने पास थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाएगा। अब उन कोशिकाओं की बढ़ने की दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये, अब थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाए और उसमें गांठें बन जाए,
थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, गांठें बन जाए। जब कैंसर होगा थायराइड ग्रंथि में तो उसकी फॉलिकुलर कोशिकाओं में खूब सारा विभाजन होगा, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मैंने बोला पहला काम था वो अपने पास था थायराइड ग्लैंड कैंसर, या मैंने कहा गांठें बनना। ये एक वजह थी जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा स्रावण हो सकता था। दूसरी वजह थी कि थायराइड ग्रंथि में कैंसर ना हो तो क्या हो, थायराइड ग्रंथि का वैसे ही आकार बड़ा हो जाए। जब उसका परिवर्धन हो रहा था, थायराइड ग्रंथि का निर्माण हो रहा था, तो किसी ना किसी वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाए, बड़ा। और जब भी ग्रंथि का आकार बढ़ेगा तो फॉलिकुलर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो मैंने बोला दूसरा था वो था अपने पास साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बच्चे ध्यान रखना कि जब भी थायराइड ग्लैंड का आकार बड़ा होगा उसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को नोन एज एक्सोथैल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। जब थायराइड ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर, या इसी को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इन दोनों की दोनों अवस्था, ये दोनों की दोनों अवस्था ही अपने पास ऐसी अवस्था थी जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो रहा था बेटा, ज्यादा हो रहा था। अब सवाल था कि जब थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। भैया अब हम वो कंडीशन बात करेंगे कि जब थायरोक्सिन ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा थायरोक्सिन से क्या होगा, मतलब एक्सोथैल्मिक गोइटर वाली कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा। चलो भैया आगे देखिए, जब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा आएगा तो सीधी सी बात है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। बीएमआर क्या होगी, बढ़ेगी, हाँ कि ना। बीएमआर बढ़ेगी, हार्ट बीट रेट जो थी वो भी व्यक्ति की क्या होगी, बढ़ेगी, हाँ कि ना। चलो मैं आगे, बीएमआर भी बढ़ेगी, हार्ट बीट रेट जो थी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। चले, जब बीएमआर बढ़ रही है तो मैंने कहा कि ज्यादा फूड मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ज्यादा फूड मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो शरीर में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब शरीर में ऊर्जा ज्यादा होगी तो बताओ आदमी ज्यादा अलर्ट होगा कि कम, ज्यादा अलर्ट होगा। तो हमने बोला इस वजह से अलर्टनेस जो थी वो अलर्टनेस भी क्या होगी बेटा, अलर्टनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। आदमी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अलर्ट होगा तो अलर्टनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब ज्यादा टेम्परेचर, जब ज्यादा फूड मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हीट खूब प्रोड्यूस हो रही है, मतलब टेम्परेचर जो था इसका बॉडी का, तो बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, वो बॉडी का टेम्परेचर जो था वो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन अपने पास बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमने कहा बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो शरीर में भोजन का संग्रह क्या होगा, बहुत कम, लगातार खर्च बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इस स्टेज में बॉडी का जो वेट है वो बॉडी का वेट क्या होगा बेटा, बॉडी का वेट जो था वो बॉडी का वेट घटेगा, बॉडी का वेट घटेगा। अब इसमें खास बात होती है, क्या होती है, इसमें ये जो हमारा आईबॉल था ये आईबॉल उभर के बाहर आ जाता है। ये जो अपना आंख का नेत्र गोलक था, नेत्र गोलक उभर के कहां जाएगा, बाहर। तो हमने बोला यहां पे क्या होगा, नेत्र गोलक उभर कर बाहर आ जाता है।
नेत्र गोलक जो है वो उभर के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसीलिए इसको बोला एक्सो, एक्सो मतलब बाहर। ओप्थेल्मिक, ओप्थेल्मिक वर्ड आता आई के लिए, मतलब ये एक ऐसी असामान्यता है जिसमें नेत्र गोलक उभर के कहां गया, बाहर आ गया। हाँ कि ना? तो इनमें से कोई भी चीज आपको दिखाई दे, चाहे बीएमआर बढ़े, हार्ट बीट बढ़े, अलर्टनेस बढ़े, बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, बॉडी का वेट जो था वो बॉडी का वेट घटे, नेत्र गोलक उभर के बाहर आए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दिखाई दे, तो उसका मतलब यहां पे थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ज्यादा हो रहा है, और वो ज्यादा उसमें कैंसर की वजह से भी हो सकता है, और थायराइड ग्रंथि का आकार ज्यादा बड़ा होने की वजह से भी हो सकता है। और इसको नोटिस किया था, वो किया था ग्रेव्स नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोल दिया ग्रेव डिजीज। चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत है कि नहीं? मैं आगे चलूं? आगे चलूं तो देखिए, अपने पास इसके बाद अगली जो ग्रंथि है, उस अगली ग्रंथि का नाम है बेटा पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, आपको मैं बता दूं कि ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, ये अपने पास होती है दो जोड़ी। कितने जोड़ी होती है टोटल मिला के? दो जोड़ी। और ये इस थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर स्थित है। कहां स्थित है? ये अपने पास है थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर स्थित है। कहां स्थित है भैया? थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर स्थित है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। इस डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। मेरे पास थायराइड ग्रंथि का पृष्ठ सतह का व्यू है, और हम देख रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि में टोटल कितने लोब थे? दो लोब। थायराइड ग्रंथि में टोटल अपने पास कितने लोब थे बेटा? अपने पास दो लोब थे। ये वाला लोब, ये वाला लोब, ये अपने पास है राइट वाला, और ये वाला लोब जो अपने पास है, ये अपने पास है लेफ्ट वाला। हमने देखा कि प्रत्येक लोब में दो पैराथायराइड ग्रंथि है। प्रत्येक लोब में कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है? दो। तो दो रेड वाली इसमें, दो ये रेड वाली इधर, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? दो जोड़ी। मतलब पैराथायराइड ग्रंथि टोटल कितनी होगी? 4। अब ये जो पैराथायराइड ग्रंथियां हैं, पैराथायराइड ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है। उस हार्मोन को बोलते हैं पैराथॉर्मोन। क्या बोलते हैं? पैराथॉर्मोन। ये सीक्रेट करती है पैराथॉर्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच। इसका स्रावण करती है। पैराथॉर्मोन पीटीएच का स्रावण करती है। आपको बता दूं कि ये जो पैराथॉर्मोन है, इस पैराथॉर्मोन को सबसे पहले कोलिप नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। कौन से वैज्ञानिक ने? कोलिप नाम के वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसको बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। तो जब भी बोले कि बताओ कोलिप्स हार्मोन कौन से हार्मोन को बोलते हैं, वो बोलते हैं पैराथॉर्मोन को। क्या बोलते हैं? कोलिप्स हार्मोन। अब सवाल था सर, अब हमें बताइए इस पैराथॉर्मोन का क्या काम है? बेटा ये पैराथॉर्मोन जो होता है, ये भी रक्त में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। किसके लेवल को? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथॉर्मोन। और ये एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन नेचर का। मतलब ये जल में घुलनशील हार्मोन है, और इसके रिसेप्टर कोशिका की कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कोशिका की कोशिका झिल्ली पर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। चले, अब सवाल था सर इस हार्मोन का क्या काम है? बेटा ये जो अपने पास हार्मोन है, इस हार्मोन के कार्य के बारे में बात करके चलूं तो इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। कितने महत्वपूर्ण कार्य? दो महत्वपूर्ण कार्य। पहला ये क्या काम करता है? ये ब्लड कैल्शियम +2 लेवल जो था उसको करता है इंक्रीज।
ब्लड कैल्शियम +2 का लेवल जो था उसको करता है इंक्रीज। आप याद करो, थायराइड ग्रंथि की पैराफोलिकुलर कोशिकाएं स्रावित कर रही थी थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन, याद है आपको? वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या कर रहा था? कम, और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा था। हाँ कि ना? ये क्या काम कर रहा है? ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है एंड बोन्स में कैल्शियम +2 स्तर जो था उसको क्या करता है बेटा? कम करता है। मतलब हड्डियों से कैल्शियम को कहां लेके आता है? ब्लड में। पहला काम। दूसरा ये हार्मोन क्या काम करता है? इस हार्मोन का दूसरा काम है कि एक और आयन होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या वो बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। ये फॉस्फेट आयन का स्तर रक्त में क्या करता है? कम। मतलब उस फॉस्फेट आयन को रक्त से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? वो करता है मेरे पास पैराथॉर्मोन। तो हमने बोला ये क्या काम करता है? ब्लड PO4-3 लेवल जो था उस लेवल को क्या करता है बेटा? ये हार्मोन कम। मतलब रक्त से फॉस्फेट को बाहर निकालने का काम करता है। चले, तो जब भी बात पूछे पैराथॉर्मोन तो पैराथॉर्मोन के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है दो। पहला तो ये कैल्शियम आयन के साथ डील करता है, रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, और रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ना उसको बोलते हैं बेटा हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कैल्सीमिया। हाँ कि ना? और रक्त में कैल्शियम का लेवल घटना उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा काम करता है, रक्त में फॉस्फेट का लेवल घटाता है, और फॉस्फेट का लेवल घटने को अपन बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट का लेवल क्या हो गया? कम। चले, अब सवाल ये था कि ये पूरे का पूरा काम जो होता है, ये पूरे का पूरा काम ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो हार्मोन है दैट इज पैराथॉर्मोन, ये कैसे करता है? चले देखें। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी की कुछ बातें देखते हैं, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये यही कह रही है कि पैराथायरॉइड का हार्मोन, जिसको हमने बोला पैराथॉर्मोन या कोलिक हार्मोन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। तो इसका रिसेप्टर कहां होगा? वो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है, वो जल में घुलनशील होता है, और उसका रिसेप्टर टारगेट कोशिका की कोशिका झिल्ली पर होता है। चले अगला देखना, ये जो पीटीएच है पैराथॉर्मोन का स्रावण रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। मतलब कि ये पैराथॉर्मोन कब स्रावित होगा, कब इसका स्रावण बंद होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा रक्त में उपस्थित कैल्शियम आयन के स्तर के ऊपर, उसके स्तर के ऊपर। मतलब ये क्या काम कर रहा है? ये रक्त में कैल्शियम आयन का लेवल, मैंने यहां बताया रक्त में कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ा रहा है। तो जब रक्त में कैल्शियम आयन का लेवल कम होएगा तब तो पैराथॉर्मोन पीटीएच स्रावित होगा। जब इसका और लेवल जो ही नॉर्मल हो जाएगा, इसका स्रावण बंद हो जाएगा। कैसे, क्या मैकेनिज्म है, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी केवल इतनी सी बात समझिए। चले अगला पॉइंट क्या करिए? यह थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी, याद है मैंने बोला था थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर कोशिका स्रावित करती है टीसीटी, और ये टीसीटी क्या काम कर रहा था? टीसीटी ब्लड कैल्शियम +2 स्तर जो था, रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या कर रहा था? घटाने का काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? घटाने का काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रक्त में कैल्शियम को घटाएगा, रक्त में कैल्शियम को घटाएगा, जबकि पीटीएच है वो रक्त में कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? ये तो बिल्कुल वैसे ही विरुद्ध काम कर रहे हैं जैसे एमएसएच तथा मिलेटोनिन कर रहे थे, और जो हार्मोन विरुद्ध काम करते हैं उन्हें विरोधी हार्मोन मतलब एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। हाँ कि ना? चलिए मैं यही बात बताता हूं कि ये दोनों के दोनों कैल्शियम के नियमन में कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, देखिएगा। चले हम पहली कंडीशन मानते हैं। हमने पहली कंडीशन मानी
कि आप मान लीजिए रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा है, रक्त में क्या है, कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा है, तो हमें उस कैल्शियम को घटा के और नॉर्मल तक लेके जाना है, हाँ कि ना। तो क्या हुआ, जो ही रक्त में कैल्शियम का स्तर ज्यादा हुआ, रक्त में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होते ही तुरंत के तुरंत थायराइड ग्लैंड जो थी, थायराइड ग्लैंड जो थी ये हुई उद्दीप्त, और इस थायराइड ग्लैंड ने स्रावित कर दिया टीसीटी। किसका स्रावण कर दिया बेटा, इसने टीसीटी का स्रावण कर दिया। और ये टीसीटी जो था, ये जो मेरे पास टीसीटी जो है, इस टीसीटी ने क्या काम किया, ये जो टीसीटी आया, इस टीसीटी ने क्या काम किया, जो रक्त में ज्यादा कैल्शियम थी, उस ज्यादा कैल्शियम को ये ले गए हड्डियों में, और हड्डियों में ले जाके स्टोर कर दिया। तो इसने क्या काम किया, इसने ब्लड कैल्शियम +2 को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। रक्त के कैल्शियम +2 लेवल को कम कर दिया। लगातार टीसीटी रक्त में कैल्शियम का लेवल घटा रहा है। कैसे, रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में ले जाके। जब रक्त में कैल्शियम का लेवल घटा और वो जो ही पहुंचा मिनिमम लेवल पे, कि अब अगर और ज्यादा कैल्शियम का लेवल रक्त से घट जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हमारी मसल्स में संकुचन वगैरह सारा का सारा काम जो था वो प्रभावित हो जाएगा। तो क्या काम किया, जो ही रक्त में कैल्शियम का लेवल एक मिनिमम लेवल से कम जाने लगा, तुरंत के तुरंत इसने स्टिमुलेट कर दिया। मैंने कहा इसने एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा। किसके पास, इसने पॉजिटिव सिग्नल भेजा, वो पॉजिटिव सिग्नल भेजा पैराथायराइड ग्लैंड के पास। कौन सी ग्लैंड के पास भेजा, पैराथायराइड ग्लैंड के पास। और इस पैराथायराइड ग्लैंड ने तुरंत के तुरंत किसका स्रावण किया, इसने पीटीएच का स्रावण किया। इसने किसका स्रावण कर दिया, पीटीएच का स्रावण कर दिया, हाँ कि ना। अब बच्चे ये पीटीएच का स्रावण किया, तो पीटीएच क्या काम करेगा, पीटीएच का स्रावण कब हुआ, जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हुआ। जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, जो ही कम हुआ तुरंत के तुरंत पीटीएच का क्या हो गया, स्रावण। और जो ही पीटीएच का स्रावण हुआ, पीटीएच ने रक्त में कैल्शियम क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला इसने क्या काम किया, इसने ब्लड कैल्शियम +2 का स्तर जो था उसको क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जब रक्त में कैल्शियम +2 का लेवल बढ़ा, वो बढ़ते बढ़ते अपने सामान्य लेवल पे पहुंचा। जो ही सामान्य से ज्यादा कैल्शियम जाने लगा, तो अब आवश्यकता से ज्यादा कैल्शियम हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो भी अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम ये कहां से ला रहा है, हड्डियों से। अगर हड्डियों से कैल्शियम लगातार बाहर निकालते रहे तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए जो ही कैल्शियम का लेवल रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ा, तुरंत के तुरंत एक पॉजिटिव फीडबैक जो था, वो पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा थायराइड ग्रंथि के पास। और थायराइड ग्रंथि ने तुरंत के तुरंत किसका स्रावण कर दिया, टीसीटी का कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टीसीटी हार्मोन तथा पीटीएच हार्मोन का स्रावण जो होता है वो किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि रक्त में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है कि कम है। उसी के आधार पे इनका स्रावण होगा या नहीं होगा। चले भैया अपन आगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी कि पीटीएच का स्रावण रक्त में परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। कि रक्त में परिसंचारित कैल्शियम के आयन अगर कम हो गए तो पीटीएच का स्रावण होगा, अगर ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली टीसीटी का तो स्रावण होगा और पीटीएच का स्रावण क्या हो जाएगा, बंद, हाँ कि ना। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों हार्मोन
टीसीटी हार्मोन थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, जबकि पीटीएच पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन है। ये रक्त में कैल्शियम का लेवल जो है वो बनाए रखने में सहायता करते हैं। चलो भैया हम आगे। अब सवाल था सर आप हमें बताइए, आप हमें ये बात बताइए कि अपने पास जो ये हार्मोन है जिसका नाम आप बता रहे हो पीटीएच, अपने पास उपस्थित ये पीटीएच हार्मोन जो होता है, ये पीटीएच हार्मोन जो होता है ये रक्त का कैल्शियम लेवल कैसे कैसे बढ़ा सकता है। काम क्या दिया हमें, रक्त का कैल्शियम लेवल बढ़ाना है और फोस्फेट के लेवल को क्या करना है, कम। तो ये पूरा का पूरा काम कैसे करता है, हम मेन काम पे फोकस करते हैं, रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने से। चले देखिए, हमने बोला कि अपने पास क्या था, अपने पास ये है पीटीएच। पीटीएच को हमने काम क्या दे रखा है, पीटीएच को हमने काम दे रखा है कि तुझे रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है, रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। मतलब इस पीटीएच की टास्क है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है। देखिए सबसे पहला तरीका, ये पीटीएच हार्मोन जो था, ये पीटीएच हार्मोन जो था ये गया बोन्स में, पीटीएच हार्मोन कहां गया, बोन में। बोन में जाके इन्होंने बोन का जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स को कर दिया डिसॉल्व। और आपको पता है कि हड्डियां जो होती है उस हड्डियों के मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होता है, उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट में 80% जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यही तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट मोस्टली जो है अपने पास वो यही तो भाग है, हाँ कि ना। ये बोन्स में गया और इसने क्या किया, बोन्स के मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर दिया। जब बोन का मैट्रिक्स डिसॉल्व हुआ तो वहां पे क्या मुक्त हुए, कैल्शियम +2। तो वहां पे क्या मुक्त हुए, कैल्शियम +2 हुए, वहां पे मुक्त, कैल्शियम +2 क्या हुए, मुक्त। अब जब हड्डियों के मैट्रिक्स को डिसॉल्व किया तो वहां से क्या मुक्त हुए बेटा, वहां से कैल्शियम +2 आयन मुक्त हुए। और ये आयन जो थे ये हड्डियों से कहां पे आ गए, ब्लड में। आयन कहां आ गए, ब्लड में। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल वो क्या हुआ बेटा, वो अपने पास इंक्रीज हो गया। तो पहला और सबसे आसान तरीका कि पैराथॉर्मोन क्या काम करता है, हड्डियों से कैल्शियम आयन को कहां लेके आता है, रक्त में लेके आता है, रक्त में लेके आता है, जिससे रक्त का कैल्शियम स्तर बढ़ गया। पहली बात। दूसरा तरीका और था, ये पीटीएच जो था, इस पीटीएच ने क्या काम किया, इस पीटीएच ने आहार नाल में जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने के द्वारा भी तो कैल्शियम शरीर में जा रहा है, तो आहार नाल में कैल्शियम आयन के अवशोषण को बढ़ा दिया। अवशोषण जो था उस अवशोषण को क्या कर दिया, इंक्रीज। जब आहार नाल में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा तो कैल्शियम अवशोषित होके वो कैल्शियम अवशोषित होके कहां पहुंचा, वो कैल्शियम अवशोषित होके पहुंचा ब्लड में। जब ब्लड में गया तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल और बढ़ गया। तीसरा तरीका था, ये पीटीएच जो था इसने क्या किया, हमारी किडनी जो होती है उस किडनी की नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन के कौन से भाग में, डीसीटी भाग में, नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में कैल्शियम का अवशोषण क्या कर दिया, इंक्रीज। इसने क्या काम किया, नेफ्रॉन में कैल्शियम +2 अवशोषण जो था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज। जब नेफ्रॉन में कैल्शियम आयन का
अवशोषण जो था वो पुनर्अवशोषण बढ़ गया, तो क्या हुआ, वो नेफ्रॉन से निकल के, डीसीटी से निकल के कहां गया, ब्लड में, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। मतलब इसके पास ये 3 तरीके थे, जिनमें सबसे बड़ा तरीका था वो था हड्डियों वाला। ये क्या काम करता है, इसका काम है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। वो बढ़ाने के 3 तरीके हैं, हड्डियों के मैट्रिक्स में से कैल्शियम लेगा और ब्लड में डाल देगा। दूसरा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में डाल देगा। तीसरा, भोजन जो खाया है उसमें से कैल्शियम लेगा, ब्लड में डाल देगा। तो इन 3 तरीकों से ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा सकता है। इसलिए हमने बोला ये क्या कर रहा है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हाइपर कैल्सीमिया करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, हाइपर कैल्सीमिया करने का काम कर रहा है। एक चीज और, यहां पे आपने देखा कि ये टीसीटी हार्मोन है, ये पीटीएच हार्मोन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी। तो मैंने बोला एंटागोनिस्टिक हार्मोन। पहला एंटागोनिस्टिक का एग्जांपल पढ़ा था एमएसएच तथा मेलेटोनिन। दूसरा कौन हुआ, दूसरा मेरे पास हुआ टीसीटी एंड पीटीएच। ये भी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी हार्मोन है। यस कि नो? चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, नहीं है? आगे देखिए बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर पीटीएच हार्मोन का अल्प स्रावण होगा तो उससे क्या होगा। बच्चे देखिए, हमने कहा कि अगर इस हार्मोन का अल्प स्रावण होगा तो क्या होगा। ये हार्मोन क्या काम कर रहा था, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा था। अगर इस हार्मोन का अल्प स्रावण हुआ तो रक्त में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और कैल्शियम के लेवल के कम होने को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। चले, तो जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है तंत्रिका में इंपल्स के कंडक्शन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने के लिए और पेशियों में संकुचन के लिए। तो कहने का मतलब तंत्रिका का तथा पेशियों का कार्य प्रभावित होगा। और कई बार ऐसा होता है कि पेशियां जो थी वो मेनली ऐच्छिक पेशियां जो थी वो लंबे समय तक संकुचित रह जाती है। जब ये पेशियां लंबे समय तक संकुचित रह जाती है, मेनली चेहरे वगैरह की पेशियां, तो इस अवस्था को बोलते हैं टीटेनी। क्या बोलते हैं, टीटेनी। तो ध्यान रखना, जब भी कहे कि टीटेनी अवस्था किस वजह से आई, टीटेनी अवस्था रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण आई, जिससे पेशियां जो थी, ऐच्छिक पेशियां जो थी वो लंबे समय तक संकुचित रह गई। चलो भैया मैं आगे, तो जब भी पीटीएच की कमी होगी तो कौन सी अवस्था आएगी, टीटेनी वाली अवस्था आएगी। नेक्स्ट, दूसरा था अगर पीटीएच का ज्यादा स्रावण हो। बेटा अगर पीटीएच का ज्यादा स्रावण होगा तो क्या काम करेगा, ये हड्डियों से बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकालेगा, और हड्डियों से बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बाहर निकालेगा तो रक्त में कैल्शियम क्या होगा, बढ़ेगा। रक्त में कैल्शियम बढ़ेगा, और रक्त में कैल्शियम बढ़ने को अपन बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और हड्डियों में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम। जब हड्डियों में कैल्शियम बहुत कम हो गया तो आपको पता है कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं उसमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ कि ना? तो जब कैल्शियम का लेवल ही कम हो गया तो हड्डियां भी हमारी क्या हो गई, बहुत कम। तो इसीलिए बोला कि हड्डियां जो थी वो हो गई बेटा छिद्रित, बहुत कमजोर और भंगुर। अब वो इतनी कमजोर हड्डियां हो गई बहुत कि थोड़ा सा झटका लगते ही वो हड्डियां टूट सकती है, और इस अवस्था को ही बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी हो जाता है। मतलब महिलाओं में लगभग 50 साल के बाद, जब उनमें मीनोपोज अवस्था के बाद वाली कंडीशन, पोस्ट मीनोपोजल इफेक्ट है, उसमें भी देखने को मिलता है। मतलब ये किसकी कमी से,
एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से भी होता है। क्या? ओस्टियोपोरोसिस। ध्यान रखना, ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां क्या होगी? बहुत कमजोर। तो याद रखिएगा, पैराथॉर्मोन का अगर बहुत ज्यादा स्रावण होगा तो पैराथॉर्मोन के ज्यादा स्रावण से तो अवस्था ही कौन सी? ओस्टियोपोरोसिस। और अगर पैराथॉर्मोन का स्रावण कम होगा तो इस हार्मोन के कम स्रावण के कारण जो अवस्था आपके पास आएगी उस अवस्था को अपन बोलते हैं टीटेनी। चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है? चलूं आगे, चलूं आगे। अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। बेटा अगली ग्रंथि अपने पास है, वो अगली ग्रंथि का नाम है, वो है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। इस थाइमस ग्रंथि की सबसे पहले स्थिति के बारे में पता करते हैं। बेटा ये थाइमस ग्रंथि हमारी वक्ष गुहा में स्थित होती है, दोनों फेफड़ों के बीच। एक फेफड़ा इधर, एक फेफड़ा इधर। तो मैंने कहा इस डायग्राम एक फेफड़ा इधर है और एक बोर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ। दोनों फेफड़ों के बीच की जगह जिसको अपन बोलते हैं मेडिएस्टिनम, उसी में स्थित होती है ये थाइमस ग्रंथि। हमें पता है आधार सतह पर क्या है? स्टर्नम। और ये पीछे की सतह, इधर हमने मान लिया ये वाला पोर्शन है, ये अपने पास है हार्ट। तो ये किस किस के बीच है? ये स्टर्नम तथा हृदय के बीच स्थित है। स्टर्नम की पृष्ठ सतह पे, जबकि हृदय या एओर्टा महाधमनी की अधर सतह पर स्थित है। हां कि ना? कितनी पाली है इसमें? इसमें टोटल मिला के 2 पाली है। कितनी पाली है इसमें? टोटल मिला के कितनी पाली बेटा? 2 पाली युक्त संरचना है। हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि जो होती है, एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है, यह महाधमनी की अधर सतह पर होती है। कौन सी सतह पर होती है? अधर सतह। ये एओर्टा, इससे आगे की साइड, आगे की साइड कौन सी सतह है? अधर सतह पे थाइमस ग्रंथि है। तथा उरोअस्थि, उरोअस्थि किसको बोलते हैं? स्टर्नम को। स्टर्नम के पीछे की साइड और पीछे की साइड वाले को बोलते हैं पृष्ठ सतह। तो उसकी पृष्ठ सतह मतलब पीछे, मतलब कौन सी सतह पर? पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। दोनों फेफड़ों के बीच कितनी पाली से बनी हुई है? 2 पालियों से बनी होती है, इसलिए हमने यहां पे 2 पाली बनाई है। अब ये जो मेरे पास थाइमस ग्रंथि है, इस थाइमस ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या काम करती है? बेटा ये जो मेरे पास है, ये हमारे शरीर में 2 प्रकार की लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। तो यहां पे टी लिम्फोसाइट्स जो होती है, उनका परिपक्वन जो होता है वो कहां पे होता है? थाइमस ग्रंथि में। लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो चाहे टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, वो होता है लाल अस्थि मज्जा वाले भाग में। लेकिन लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन जो हुआ टी लिम्फोसाइट का, वो कहां पे हुआ? वो हुआ थाइमस ग्रंथि में। इसलिए टी वर्ड का मतलब होता है थाइमस, मतलब ये वो लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन कहां हुआ? थाइमस ग्रंथि में। इसीलिए इस थाइमस ग्रंथि को अपन बोलते हैं टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल। मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट किसको बोला जाता है? थाइमस ग्रंथि को। क्यों? क्योंकि यहां पे टी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? परिपक्वन होता है। चले भैया, अब सवाल था, बच्चे जन्म जब किसी बच्चे का हुआ तो जन्म के समय बच्चे में जो ये थाइमस ग्रंथि होती है, इसका आकार होता है बहुत बड़ा। जन्म के समय इसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा। फिर धीरे 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 बच्चे की उम्र के साथ लगातार इसका आकार घटता जाता है और वृद्ध अवस्था में ये बहुत छोटे से आकार की होती है। मैंने बोला ये बिल्कुल और बिल्कुल अपघटित अवस्था में होती है, डीजनरेटेड फॉर्म में होती है। किसमें? वृद्ध अवस्था में। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, क्या लिखी है? कि जन्म के समय ये होती है काफी बड़ी, लेकिन उम्र के साथ साथ लगातार इसका आकार क्या होता है? घटता जाता है। और लैंगिक परिपक्वता
के समय तक काफी छोटी हो जाती है। मतलब जब हम हो जाते हैं 13-14 साल के, तब तक इसका आकार हो जाता है बहुत छोटा। और वृद्ध व्यक्ति में तो ये लगभग क्या हो जाती है, नष्ट हो चुकी होती है। हाँ कि ना। अब सवाल था, सर आपने तो कहा कि ये टी लिम्फोसाइट है, ये हमारी प्रतिरक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो जब वृद्ध अवस्था तक लगातार इसका आकार घटता रहेगा तो क्या होगा? जब लगातार इनका आकार घटता रहेगा तो मैंने कहा जब थाइमस ग्रंथि का आकार घट गया तो इन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन भी क्या होगा? कम। मतलब शरीर की प्रतिरक्षा भी क्या होगी? कम। तो वृद्ध अवस्था में इसका आकार लगातार वृद्ध अवस्था, इसका आकार लैंगिक परिपक्व तक लगातार घटा और वृद्ध अवस्था में किस रूप में है? लगभग नष्ट हो चुकी होती है, बिल्कुल ना के बराबर अवस्था में प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि वृद्ध अवस्था में शरीर की प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? बहुत कमजोर हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? बहुत कमजोर। हाँ कि ना। तो जब भी पूछे कि थाइमस ग्रंथि का सबसे बड़ा आकार कब, वो होता है जन्म के समय, धीरे धीरे उम्र के साथ घटती हुई जाती है और वृद्ध अवस्था तक ये लगभग नष्ट हो जाती है। यस कि नो? हाँ कि ना। जब वृद्ध अवस्था में थाइमस ग्रंथि ही नष्ट हो गई तो वृद्ध अवस्था में शरीर की प्रतिरक्षा भी क्या हो गई? बहुत कम। वृद्ध अवस्था में शरीर की प्रतिरक्षा भी क्या हो गई? कम। इसीलिए बुजुर्ग आदमी को बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। छोटी छोटी बीमारियां जो थी वो उनको आके पकड़ लेती है। चले भैया, अब सवाल था, सर आपने कहा कि थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। तो ये ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन कौन से हार्मोन के द्वारा करती है? चलिए मैं बात करता हूं। बच्चे यहां पे ये जो टी लिम्फोसाइट है, इस टी लिम्फोसाइट से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। ये जो थाइमस ग्रंथि है, इस थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। जब ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, तो ये भी हुआ जल में घुलनशील हार्मोन। और अगर ये जल में घुलनशील हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर भी कोशिका झिल्ली पे होगा। हाँ कि ना। तो ये जो थाइमस ग्रंथि का थाइमोसिन हार्मोन है, इस थाइमोसिन हार्मोन का सबसे मुख्य कार्य है वो क्या है? वो है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करवाना। किसके अंदर? थाइमस ग्रंथि के अंदर। हाँ कि ना। तो इसने बोला कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम, ये थाइमोसिन हार्मोन है, ये क्या काम कर रहा है? ये टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण या परिपक्वन करवाने के लिए जिम्मेदार है। और आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा काम ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स है, हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स है, उन बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन में कोई भूमिका नहीं निभाता। बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन में कोई भूमिका नहीं निभाता, लेकिन इन बी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करता है किस चीज के लिए? एंटीबॉडी निर्माण के लिए। थाइमोसिन हार्मोन का दो कार्य हो गया। पहला कार्य ये थाइमोसिन हार्मोन, पहला कार्य हो गया प्राइमरी काम टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण, परिपक्वन करवाना। दूसरा ये थाइमोसिन इन बी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है किसके निर्माण के लिए? एंटीबॉडी निर्माण के लिए। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, ये बी लिम्फोसाइट्स है, ये हमारे शरीर के तरल पदार्थ जो होते हैं, उन तरल पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्योंकि शरीर के तरल पदार्थ है उनको सुरक्षा प्रदान करती है या एंटीबॉडी का स्रावन करती है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब सवाल था कि हमने बताया कि जो जो उम्र बढ़ती जाएगी लगातार थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता जाएगा? छोटा। हाँ कि ना। तो हमने बोला कि लगातार थाइमस का आकार क्या होता जाएगा? छोटा। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमने क्या बोला? थाइमस ग्रंथि का क्या होता जाएगा? अपघटन। जब थाइमस ग्रंथि घट रही है तो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन भी क्या होगा? कम। तो हमने बोला इसी वजह से
ये थाइमोसिन हार्मोन था, इसका स्रावण भी घट गया। जब थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण घट गया तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स थी उनका विभेदीकरण भी क्या हो गया, कम, और हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या पड़ गई, कमजोर। इसीलिए कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। अब सवाल था, सर क्यों, क्या जरूरत थी प्रतिरक्षा कमजोर कराने की? बेटा ये प्रतिरक्षा कमजोर कराना यही था यहां पे एजिंग इफेक्ट, ताकि व्यक्ति को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके, ताकि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सके, ताकि उसकी क्या हो सके, प्राकृतिक मृत्यु हो सके। मेरी बात क्लियर है? तो ये प्रतिरक्षा का कम होना ये एक एजिंग इफेक्ट था, उम्र का प्रभाव था कि आप अपना जीवन काल पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका अंतिम स्टेप है मौत, हां कि ना? तो यहां पे जाके थाइमस ग्रंथि भी पूरी हो चुकी है। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे बेटा एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। यहां तक की जो बात है वो एनसीईआरटी से एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, जहां कनेक्ट ना हो वहीं से पूछना मुझसे, ठीक है जी? तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।